आधा दिन पूरी खबर के इस बुलेटिन में मैं अपूर्वा सिंह आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। तो चलिए बिना देरी के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर मिडिल ईस्ट जंग से जुड़ी। दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच पिछले एक महीने से जारी महाजंग फिलहाल राहत की खबर सामने लेकर आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्तों के लिए सैन्य कार्रवाई रोकने और सीज फायर पर सहमति जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बताया कि ईरान की तरफ से तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की शर्तें पर 2 हफ्ते के लिए सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। ये फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ हुई बातचीत के बाद लिया गया है। ट्रंप ने कहा कि ये फैसला कूटनीतिक रास्ता खोलने और व्यापक युद्ध विराम की दिशा में एक कदम है। ये 2 तरफा युद्ध विराम है जिसमें दोनों पक्षों से पीछे हटने की उम्मीद की जा रही है। ईरानी नेतृत्व ने 10 बिंदु प्रस्ताव भी भेजा है और इसमें सभी प्राथमिक और माध्यमिक प्रतिबंध हटाने, मुआवजा देने और जब्त संपत्तियों को लौटाने की मांग की गई है। आगामी बातचीत इस्लामाबाद में शुक्रवार 10 अप्रैल को होगी। सीज फायर के ऐलान के बाद अमेरिका में तेल की कीमतें 17% तक से अधिक गिर गई है, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार मजबूत होकर खुले हैं। इस कदम से मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने और कूटनीतिक समाधान की संभावना बढ़ गई है, जिससे वैश्विक स्तर पर स्थिरता की उम्मीद जगी है। तो डेडलाइन से पहले युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है। ईरान की 10 शर्तें हैं, बातचीत से हल निकला है और आगे भी 10 अप्रैल को जो बातचीत होने वाली है, पहले राउंड की मीटिंग होने वाली है, उससे भी कई ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही है। तो 2 हफ्ते के सीज फायर के लिए तैयार हो चुके हैं दोनों ही देश। तेहरान की सड़कों पर भारी भीड़ उतर पड़ी है। सीज फायर लागू होते ही कच्चे तेल के दाम क्योंकि जो है वो गिर गए। तो ईरान के 10 प्रस्ताव है जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण जारी रखना भी शामिल है। वहीं ईरान के यूरेनियम संवर्धन अधिकार की मान्यता भी उन शर्तों में शामिल है। तो 40 दिन बाद अब युद्ध विराम पर जो है वो मुहर लग गई है। दोनों देशों ने, तीनों देशों को कहें, इजराइल भी इस युद्ध विराम को मान चुका है और अब जाकर आगे बातचीत होगी। दरअसल ईरान ने 10 शर्तें रखी हैं जिनमें यूरेनियम एनरिचमेंट्स के अलावा हॉर्मुज को लेकर भी मांग की गई है। हॉर्मुज पर ईरान अपना एकाधिकार चाहता है और इस पर अब 10 अप्रैल से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बातचीत होगी। और दूसरी तरफ तेहरान में जैसे ही युद्ध विराम की खबर मिली, लोग सड़कों पर उतर आए, जश्न मना रहे हैं। ईरानी झंडे को लेकर वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जो लगातार इस इंतजार में थे कि आखिर कब तक ये युद्ध समाप्त होगा, और जैसे ही खबर मिली, लोग ईरान के झंडे को लेकर सड़कों पर निकल आए हैं और सीज फायर का जश्न मना रहे हैं। तो अब बातचीत का ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा। ईरान का प्रस्ताव है कि ईरान पर कोई आगे हमला ना हो, स्थायी सुरक्षा की गारंटी दी जाए। इसके साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान अपना नियंत्रण रखना चाहता है, उस पर टोल टैक्स वसूलना चाहता है। इसके अलावा ईरान के यूरेनियम संवर्धन अधिकार की मान्यता मिलनी चाहिए, इस पर भी इस्लामाबाद में बातचीत होगी। इसके अलावा अमेरिका द्वारा लगाए गए सभी प्रत्यक्ष प्रतिबंध हटाने की मांग की गई है। तो ईरान की ये 10 में से 4 शर्तें। 5वीं शर्त है अन्य देश कंपनियों पर ईरान से व्यापार करने पर लगे प्रतिबंध समाप्त हो, यानी ईरान में जो विदेशी कंपनियां आ रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, उन्हें करने दिया जाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्ताव ईरान के खिलाफ जो है वो समाप्त किए जाए। तो बिल्कुल 10 प्रस्ताव ईरान के जो है ये हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, आपकी स्क्रीन पर भी है। 8वां प्रस्ताव ये है कि युद्ध के नुकसान की भरपाई भी जो है वो ईरान को पूरी तरीके से मिलनी चाहिए। 9वें प्रस्ताव की अगर बात करें तो ईरान ने कहा है कि इजराइल द्वारा लेबनान पर हमले पूरी तरीके से बंद कर दिए जाए। वहीं 10वां और आखिरी ये है कि क्षेत्रीय संघर्षों का अस्थायी समाधान और सुरक्षित समुद्री यातायात। तो ईरान के ये 10 प्रस्ताव है। तो आपको ये भी हम बताते चले कि सीज फायर से पहले ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी भी दी थी कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित रास्ता नहीं मिला तो वो उसकी पूरी सभ्यता खत्म कर देंगे। और चलिए अगली खबर छत्तीसगढ़ के नवापारा से, जहां सफाई कर्मचारी के साथ पुलिस ने की है मारपीट। कर्मचारी की बेटी ने पुलिस पर रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना के बाद सफाई कर्मचारियों में आक्रोश दिख रहा है। आक्रोशित सफाई कर्मचारियों ने थाने का घेराव भी कर दिया है। वहीं आरक्षक पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भी समर्थन दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर नवापारा से आप तक पहुंचा रहे हैं।
जहां पर सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने मारपीट की है और अब सफाई कर्मचारी इस पूरे मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी की बेटी ने आपको बता दें कि पुलिस पर रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इसके बाद से घटना के बाद से जितने भी सफाई कर्मचारी संगठन है उनमें काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आरक्षक पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भी इनके इस धरना प्रदर्शन को समर्थन दिया है। तो नवापारा में सफाई कर्मचारी के साथ पुलिस ने बेरहमी से मारपीट की है। कर्मचारी की बेटी ने पुलिस पर रिश्वत मांगने का आरोप अब लगाया है और घटना के बाद से ही सफाई कर्मचारियों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं नवापारा से, जहां पर सफाई कर्मचारी के साथ पुलिस के मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के बाद सफाई कर्मचारियों में आक्रोश है, वो थाने के बाहर पहुंच गए और इस पूरे मामले में दोषी पुलिसकर्मी पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। इंदौर से बड़ी खबर है, नगर निगम में वंदे मातरम बोलने पर विवाद हुआ है। तो बीजेपी पार्षद महेश बसवाल ने लगाए हैं वंदे मातरम के नारे। कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख ने इस पे आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि हम नहीं गाते इसलिए सदन में नहीं आते। फौजिया ने यह बड़ा बयान दिया है। बीजेपी पार्षदों ने सभापति का घेराव किया है। सभापति ने पार्षद फौजिया शेख को सदन से बाहर भी कर दिया है। तो बड़ी खबर ये अब आपको बता रहे हैं, नगर निगम इंदौर नगर निगम में वंदे मातरम बोलने पर विवाद और घमासान छिड़ गया। बीजेपी पार्षद महेश बसवाल ने वंदे मातरम के नारे लगाए। कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख ने इस पर आपत्ति ली, कहा कि हम नहीं गाते इसलिए सदन में नहीं आते। फौजिया का यह बयान निकलकर सामने आया है। बीजेपी पार्षदों ने सभापति का घेराव भी कर दिया। उसके बाद इसके साथ ही सभापति ने पार्षद फौजिया शेख को हालांकि सदन से बाहर भी कर दिया है। तो वंदे मातरम पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है और ये तस्वीरें इंदौर की है, जहां पर परिषद की बैठक चल रही थी और यहां पर बीजेपी पार्षदों ने वंदे मातरम जब गा रहे थे उस दौरान पार्षद फौजिया शेख ने विरोध किया। उन्होंने नहीं गाया। वो बोली कि नगर निगम में वंदे मातरम बोलने पर कहा कि हम नहीं गाते इसलिए सदन में नहीं आते। कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख ने इस पर आपत्ति ली। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को होने वाले चुनाव का असर अब राजधानी रायपुर तक दिखाई देने लगा है, जहां से 2500 से ज्यादा सर्राफा कारीगर जो है अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पश्चिम बंगाल रवाना हो चुके हैं। इन कारीगरों के लिए राजनीतिक दलों की ओर से ट्रेन की टिकटें तक भेजी गई हैं और जिनके पास टिकट नहीं है उनके लिए बसों की व्यवस्था भी की गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सोने के आभूषण बनाने का ज्यादातर काम पश्चिम बंगाल के कारीगर ही करते हैं। डाई मेकिंग से लेकर सोने की गलाई और ज्वेलरी तैयार करने तक का पूरा सिस्टम इन्हीं पर निर्भर है। यही वजह है कि कारीगरों के जाने से राज्य में ज्वेलरी मेकिंग का काम करीब करीब ठप पड़ने वाला है। खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल जा रहे कारीगर इस बार परिवर्तन की बात कर रहे हैं। कारीगरों और सराफा कारोबारियों से बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव शर्मा। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होने और पश्चिम बंगाल के चुनाव का बड़ा असर छत्तीसगढ़ के सराफा कारोबार में देखने मिलेगा। इस वक्त मैं राजधानी के सराफा बाजार में हूं, जहां पर गहनों की मेकिंग होती है उस स्थान पर हम हैं और देखा जा सकता है कि किस तरह से कारीगर जो हैं वो गहनों की मेकिंग कर रहे हैं। मूल रूप से पश्चिम बंगाल के जो कारीगर होते हैं वही गहनों की मेकिंग करते हैं और वो चुनाव में वोट डालने के लिए यहां से जाएंगे पश्चिम बंगाल। बड़ी संख्या में यहाँ पर कारीगर हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो कारीगर हैं इस मार्केट में वो यहाँ पर मौजूद है और अलग अलग तरह से काम जो है वो सोने का किया जाता है। सोने का जो सारा काम है वो पश्चिम बंगाल के कारीगर करते हैं। छत्तीसगढ़ में पश्चिम मेदिनीपुर के जो कारीगर हैं वो अधिकतर यहाँ पर सोने का कारोबार करते हैं। 2 से 2500 जो लोग हैं कारीगर जो हैं वो वोट डालने के लिए पश्चिम बंगाल जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ सभी कारीगर जो है वो मौजूद हैं। कौन कौन से ऐसे काम होते हैं जो पश्चिम बंगाल के कारीगर छत्तीसगढ़ के लिए करते हैं? यहाँ पे कारीगरी सभी सोने का लाइन से लेके हर लाइन में करते हैं, टेलरिंग से लेके हर चीज, मतलब हर बारीकी बारीक काम, वॉच से लेके घड़ी से लेके हर चीज काम, बारीकी काम जो है बंगाल का कारीगरी करते हैं। ये बताइए कि लगभग 2500 से 3000 कारीगर हैं जो पश्चिम बंगाल जाएंगे
और लगभग 10 दिनों के लिए जा रहे हैं, जैसे कि हमने कारीगरों से बात की। सराफा कारोबार पर कितना असर पड़ता है इसका? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हम जो इसको डेवलप कर रहे हैं और हो भी रहा है, रायपुर राजधानी में मैन्युफैक्चरिंग हब ज्वेलरी का हो रहा है। ये पूरे कारीगर यदि चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर ठप हो जाएगा कार्य, और जो नई में ज्वेलरी बनने का कार्यक्रम 10-15 दिन जो है वो कार्य बंद दिन लगभग हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में मतदान करने के लिए दोनों ही चरणों में वोट डालने के लिए छत्तीसगढ़ से जाएंगे, और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के सराफा कारोबार पर अगले 10 दिनों के भीतर बड़ा असर होगा। 10 दिनों तक जो मेकिंग का काम है, सोने के आभूषणों के निर्माण का जो काम है, वो पूरी तरह से प्रभावित रहेगा। और छत्तीसगढ़ के जो कारीगर जा रहे हैं वो इस बात को बता रहे हैं कैमरे के सामने कि वहां पर परिवर्तन का माहौल है। ये देखने वाली बात होगी कि पश्चिम बंगाल में क्या नतीजे आते हैं, लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में अगले 10 दिनों तक सोने के निर्माण का जो काम है वो प्रभावित रहने वाला है। कैमरामैन मलकित सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, IANS 24/7 रायपुर। भोपाल में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है, जहां MLB गर्ल्स कॉलेज के पास शराब दुकान के विरोध में छात्र सड़कों पर उतर आए। दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP के कार्यकर्ताओं के साथ छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और विरोध इतना बढ़ा कि चक्का जाम तक कर दिया, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया और छात्रों ने शराब दुकान पर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी कर दी। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शन के बाद छात्रों ने SDM को ज्ञापन सौंपा है। तो शराब दुकान के विरोध में सड़कों पर उतरे छात्र और SDM को ज्ञापन सौंपकर शराब दुकान हटाने की मांग की है। छात्रों ने शराब दुकान में तोड़फोड़ भी की है। पुलिस और छात्रों के बीच इस दौरान झड़प भी देखने को मिली है। तो राजधानी भोपाल में ABVP और छात्रों का हल्ला बोल शराब दुकान के विरोध में देखने को मिला है। छात्राओं की सुरक्षाओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज सड़कों पर है। आप देख सकते हैं कि जो शराब दुकान यहाँ पर खुली हुई है उसको लेके अखिल भारतीय परिषद द्वारा यहाँ पे जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि सड़क जाम कर दिया है, यहाँ जो है चक्का जाम कर दिया है। यहाँ जितने भी ABVP के कार्यकर्ता है वो सड़कों पर जो है यहाँ पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि दुकान बंद की जानी चाहिए। और पूछेंगे कि किस चीज को लेकर। सर, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? क्या हमारी मांग केवल इतनी है कि जहाँ पर 2 सरकारी कैंपसेस है, उस कैंपसेस के बीच के आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इल्लीगल कलारी यहाँ पर संचालित की जाती है और संचालित कलारी के द्वारा यहाँ पर नशाखोरी की जाती है। जो MLB में छात्र हैं उनको समस्याएं होती है, आए दिन छेड़खानी होती है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे चेकिंग तो जरूर लगाता है, लेकिन ये चेक नहीं करता कि ये कलारी वैध है या अवैध है। नगर निगम पूरे भोपाल के अंदर अतिक्रमण लगाएगा, लेकिन जो अवैध कलारी को कभी हटाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। तो आज हमारे से वित्तीय मांग है कि ये कलारी यहाँ से हटाई जाए, क्योंकि ये छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा है, ये राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा है। आप देख सकते हैं छात्रों के साथ छात्राएं भी। मैडम, आप कितना अनसेफ फील करती हैं? क्या लगता है? बहुत ज्यादा अनसेफ फील करते हैं। पढ़ाई की जगह पे ये चीजें नहीं होनी चाहिए दीदी। हमने पुलिस प्रशासन से कई बार मांग की है, पर हमारी किसी ने मांग पूरी नहीं की है। और हमारा आंदोलन करने का एक ही मकसद है कि ये जगह यहाँ पे पढ़ाई की जगह पे नहीं होनी चाहिए। आज का युवा जो बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ेगा यहाँ पे। और आप देख सकते हैं छात्र जो है यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन भी यहाँ जो है सड़कों पर यहाँ पर चक्का जाम करने की कोशिश की गई है, लेकिन छात्रों को जो है हटाया जा रहा है। वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो शराब दुकानें हैं 2 कॉलेजेस के बीच में है, इससे कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। कहीं ना कहीं छात्रों का कहना है कि ये जो दुकान है जब तक ये नहीं टूटती है प्रदर्शन किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि कैसे छात्रों का यहाँ पर उग्र प्रदर्शन हो रहा है। विद्यार्थी परिषद ने अपनी भावनाओं से ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है। जो दोनों शैक्षणिक परिसर हैं उसके आसपास शराब की दुकान और अन्य अतिक्रमण के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। तो 15 दिन में इस सब पे परीक्षण करके जो भी विधि अनुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उनने ऐसा 15 दिन का आश्वासन दिया है कि हम इस तरीके की दुकान को यहाँ से हटाने का और यहाँ पर ऐसे CCTV लगवाने के ऐसा हमने मांग उनसे की है। इधर मुरैना में रेत माफिया का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला दिमनी थाना क्षेत्र का है, जहां रानपुर चौराहा पर रेत माफिया ने वन कबरी पर ट्रैक्टर चढ़ा दी है। इस हमले में वन रक्षक हरकेश गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी सीधे पास के एक पेट्रोल पंप पर पहुंचा, जहां उसने
ट्रॉली में भरी रेत को खाली किया और फिर अपने कपड़े बदलकर ट्रैक्टर ट्रॉली समेत फरार हो गया। पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में आरोपी की तस्वीरें कैद हो गई हैं। घटना की सूचना के बाद मौके पर कलेक्टर, एसपी और डीएफओ पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो दिमनी थाना क्षेत्र के रानपुर चौराहे की यह पूरी घटना है। बेखौफ होते हुए रेत माफिया मुरैना में नजर आ रहे हैं। कानून प्रशासन पूरी तरीके से विफल है इन रेत माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए, क्योंकि ऐसा ये पहला मामला नहीं है। मुरैना के ऐसा जिला बन चुका है, ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहां से हर दिन ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं, जहां रेत माफिया धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ लोगों की जान लेते हुए, मारपीट करते हुए भी नजर आते हैं। थाना दिमनी के अंतर्गत जो रानपुर तिराहा है, वहाँ पे आज सुबह जो फॉरेस्ट की टीम थी वो चेकिंग के कार्रवाई कर रहे थे, जिस दौरान एक अवैध जो रेत से भरा ट्रैक्टर था वो तेज़ी से आया और जिसमें वो आरक्षक है उसको कुचला और उससे उसकी मृत्यु हो गई, जिसके उपरांत उसके शव को जिला चिकित्सालय लाया गया। चूँकि वो पुलिस परिवार से ही संबंध रखता है, फॉरेस्ट का और पुलिस का अपना वास्ता है, उसी को देखते हुए यहाँ पे संवेदनशीलता से पुलिस भी तत्पर रही। कोरिया जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र में आंगनबाड़ी सहायिका के अपहरण का मामला सामने आया है। ड्यूटी पर जा रही सहायिका आशा प्रजापति को जबरन कार में बैठाकर आरोपी फरार हो गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वीरेंद्र बसौर नामक व्यक्ति सहायिका का परिचित है, वो इस घटना में शामिल है। आरोपी और पीड़िता के मोबाइल फोन बंद है। तो कोरिया का ये पूरा मामला है जहां पर अगवा करने का मामला सामने आया है। दोनों की तलाश में पुलिस अब जुट गई है। बैकुंठपुर में आंगनवाड़ी सहायिका का अपहरण कर लिया गया है। परिचित व्यक्ति का नाम इसमें मामले में सामने आया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पत्नी का नाम आशा प्रजापति, आंगनबाड़ी में काम करने गई थी। वहां से जब वो आ रही थी तो आंगनबाड़ी से करीब 100 मीटर दूर उसको अपहरण कर लिया गया। रामचेर की महिला है आशा प्रजापति नामक, आंगनवाड़ी सहायिका है। इसके पति के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि सुबह 9:30 बजे के लगभग जब ये आंगनवाड़ी जा रही थी तो एक सफेद रंग के कार में अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया है। आवेदक के रिपोर्ट पे अपहरण का अपराध पंजीबद्ध किया गया है धारा 138 BNS के तहत। खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए बात मंदसौर जिले की कर लेंगे, जहां की पिपलिया मंडी में मौसम की मार से किसानों की मेहनत पर पानी कर दिया है। मंडी में किसानों की उपज अचानक आई तेज बारिश और आंधी और ओलावृष्टि में पूरी तरह भीग गई। किसानों का आरोप है कि मौसम विभाग ने पहले ही बारिश और तेज हवा की चेतावनी दी थी, लेकिन मंडी प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया। फसल को शेड में रखने के बजाय खुले में ही डलवा दिया गया, जिससे माल खराब हो गया। किसानों ने बताया कि फसल बिकने के बाद भी उसे समय पर उठाया नहीं गया। और अब व्यापारी और मंडी प्रशासन गीले माल को लेने से इनकार कर रहे हैं और किसानों को एडजस्ट करने को कहा जा रहा है। हम इंदौर क्षेत्र से दीपालपुर के पास बड़ोली गांव से आए, लहसुन लेके आए सर, और पानी आ गया। मंडी में रखने के बाद कोई व्यवस्था नहीं है, पानी में पूरी लहसुन गीली हो चुकी है हमारी, और नीचे से उठाने का मना कर रहे हैं। मंडी प्रशासन के पास गया तो एडजस्ट करने का बोल रहे हैं। कम से कम लहसुन लेकर आए थे और पानी आ गया, बोली भी नीलाम भी हो गई, जबकि प्रशासन को पहले 24 घंटे अलर्ट हो चुका था कि भैया पानी की समस्या लग रही है, जिसके बाद में बोली हो गई, जिसके बाद में 2 घंटे तक हम ना तो हम माल आए और जैसे उनको माल खरीद लिया तो उनको मंडी प्रशासन की गलती है। जब माल खरीद लिया तो हाथ उठाना चाहिए उन्होंने, और ना तो माल उठा रहे हैं और ना कोई मंडी प्रशासन यहाँ आ रहा, और ना जिसने लिया ना व्यापारी आ रहा है इसमें। और अब खबर सतना जिले से। जिले के बरौंधा थाना क्षेत्र के बकोट गांव में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। खेत में काम कर रहे 80 वर्षीय बुजुर्ग किसान की आग की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक की पहचान मुरलिया यादव निवासी बरदर के रूप में की गई है। किसान अपने अरहर के खेत में खलिहान की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान अचानक अज्ञात कारणों से खेत में भीषण आग भड़क उठी। तेज हवाओं के चलते पूरे खेत में तेजी से आग फैल गई।
आग के लपटों और धुएं के बीच बुजुर्ग किसान को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वह उसी की चपेट में आ गए। तो घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस भीषण हादसे में न केवल किसान की जान चली गई बल्कि अरहर की तैयार फसल भी जलकर राख हो गई। इधर बलौदाबाजार जिले में एडीएसपी के नाम का सहारा लेकर ठगने का मामला सामने आया है। अज्ञात व्यक्ति ने खुद को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बताकर 4000 रुपए की ठगी कर ली है। ये मामला गिद्धपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम बोहाडी का है। 5 अप्रैल को 2 महिलाओं के बीच विवाद हुआ था। इस मामले में महिला परसबाई के खिलाफ गिद्धपुरी थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। महिला के पति कृपाराम के मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। खुद को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बताते हुए मामले में समझौता कराने का भरोसा दिलाया। आरोपी ने बातों में उलझाकर फोन पे के माध्यम से 4000 रुपए की ठगी कर ली। जब कृपाराम को ठगे जाने का एहसास हुआ तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के पास पहुंचा। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल को जांच करने के निर्देश दिए। हार्डी में रहता हूं और अमृत सरोवर बनाए हैं। अमृत सरोवर बनाए उसमें बेजा कब्जा स्वयं पंच लोग किया है, पंच सरपंच लोग किया है। उससे आवेदन ठंडी के लिए गया था तो मैं ब्रेक किया हूँ। उसमें मारपीट भी किया है उन लोग और हाथापाई हुआ है महिला में। इसमें 2-3 जन लड़का का भी नाम लिखाया है और मेरा भी पुत्र के हिसाब से डाला है। ये एक प्रार्थी आया था बुहाड़ी से, जिसने बताया कि उसे खिलाफ FIR हुई थी मारपीट की और उसे किसी ने मेरे नाम पे फ़ोन करके उसे बेवकूफ़ बना के उससे 4000 रुपये वसूले हैं। फ़ोन पे से ट्रांसफ़र हुआ है, अभी उस पर जाँच की जा रही है। जल्दी वो आरोपी। और चले इसी बीच जशपुर से एक बड़ी खबर सामने आते हुए, जहां एम्बुलेंस में मरीज की जगह गैस सिलेंडर का परिवहन। बिल्कुल, ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गैस सिलेंडर ढोने का वीडियो अब वायरल हुआ है। स्वास्थ्य विभाग पर उठे गंभीर सवाल। एनआरसी सेंटर के लिए लाया जा रहा था सिलेंडर। फरसाबहाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला। बिल्कुल नदीम, देखिए कि कई बार ऐसी खबरें हमारे तक आती है, कई बार हमने खुद ऐसी खबरें पढ़ी है कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाया तो लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, या कितने मरीजों को देर से इलाज मिलता है। उसकी कहीं ना कहीं वजह एक ये भी होती है कि जो एम्बुलेंस है उसका इस तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और ताजा मामला जशपुर से निकलकर सामने आया है, जहां एम्बुलेंस में सिलेंडर का परिवहन किया जा रहा था। बिल्कुल, ये देखिए, ये हैरान करने वाली तस्वीर है। जिस एम्बुलेंस में मरीजों को ले जाया जाना चाहिए, जिस एम्बुलेंस को अस्पतालों के आसपास होना चाहिए, वो एम्बुलेंस जो है वो सिलेंडर की कालाबाजारी में शामिल है। ये हैरान करने वाला मामला जशपुर से सामने आया है। तो फरसाबहाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एनआरसी सेंटर के लिए ये सिलेंडर लाए जा रहे थे और इसके लिए एक एम्बुलेंस का उपयोग किया गया है। वीडियो में निकलकर सामने आया है। आईनेश की स्क्रीन पर ये वीडियो आप देख रहे हैं, जहां गैस सिलेंडर ढोने के लिए आपको बता दें कि एक एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया है। और अब इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल उठकर आते हैं। और फिलहाल हमारे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए आईनेश न्यूज के साथ। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।